माई सेल्फ भरत कुमार मटोरिया, BKM, फिजिक्स HOD एट रेजोनेंस। तो जैसा कि अभी बीते संडे को एडवांस का एग्ज़ाम हुआ है, जिस एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी लंबा इंतज़ार रहा हमारा बच्चों का, तो मैं उस पेपर के सॉल्यूशन हम दे चुके हैं पहले ही। अब हम ओवरऑल एक एनालिसिस देना चाहते हैं कि इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस रहे, और जो भी बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं वो इससे कुछ ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हैं। ओवरऑल वो पेपर हो सकता है अभी पूरा उन्होंने टॉपिक पढ़े नहीं होंगे, फिर भी मैं उसको एक समरी के फॉर्मेट में बताना चाहूँगा कि पेपर का लेवल किस तरह रहा, पैटर्न किस तरह का रहा, क्या कुछ चेंजेस इसके अंदर रहे। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ कि ये जो पेपर था हमारा फिज़िक्स के पेपर की मैं बात करूँगा। ऐसे ही लगभग सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न की, सबसे पहले पेपर के पैटर्न के बारे में बात करना चाहता हूँ। टोटल 19 क्वेश्चन थे पेपर 1 में और 19 क्वेश्चन थे पेपर 2 में, और टोटल 60 मार्क्स का था। एक एक घंटा मान लीजिए एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से, तो एक घंटे में आपको 19 क्वेश्चंस करने थे। तो लगभग ये मान लीजिए कि आपके पास 3 मिनट पर क्वेश्चन था। जो भी बच्चे इस भविष्य के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, आप समझ जाइए कि एडवांस के क्वेश्चन का लगभग आपके पास 3 मिनट प्रति क्वेश्चन के लिए बन रहे हैं। ठीक है, एक और बात हम करना चाहते हैं, ये तो ओवरऑल मार्क्स की बात हो गई। क्या इसके पेपर के डिवीजन थे अगर सेगमेंट वाइज, तो इस बार एक नया तरह का हिस्सा शामिल किया गया। मतलब हम जानते हैं कि इन सिंगल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, तो अगर आप पेपर 1 के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर 4 सेक्शन थे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। तो सेक्शन 1 सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बच्चों की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, पर आप वो देखेंगे कि इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है और इसमें भी माइनस मार्किंग दे रखी है। एक नए तरह का क्वेश्चन की कैटेगरी दी उन्होंने, नाम दिया क्वेश्चन स्टेम्स, एक नया नाम दिया है IIT की तरफ से, यानी मैं इसको कहूँगा क्वेश्चन कपल्स। ये क्वेश्चन स्टेम का मतलब हो गया कि ये एक पेयर ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में वो 2 क्वेश्चन पूछते हैं, माने 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो वो 2 क्वेश्चन हमको कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। यहाँ उन्होंने उनको अलग से कर दिया। तो मेरा मानना है कि ये वाला जो सेगमेंट था ये टाइम सेविंग था, इजी था, और इसके अंदर खास बात थी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हालांकि 2 क्वेश्चन एक साथ हैं तो आपके मार्क्स की टर्म्स में देखोगे क्वेश्चन की काउंटिंग में 2 हैं, पर 2 क्वेश्चन के आपको टोटल 4, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 0 मिलेगा। तो यानी इनडायरेक्टली 2 क्वेश्चन का आपको 4 ही नंबर मिलेगा, माइनस इसमें कुछ नहीं है। दूसरी बात इसमें ये बात है कि ये आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक के हैं, यानी कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन हैं, आपको 2 डेसिमल तक सही करना होगा और माइनस का कोई मामला है नहीं। तो इसमें 3 क्वेश्चन स्टेम्स के, इसका मतलब हर क्वेश्चन स्टेम के साथ 2-2 के क्वेश्चन हैं, यानी टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। तीसरी कैटेगरी थी MCQ, जो हमेशा से रही है। MCQ के साथ एक दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पर -2 की नेगेटिव मार्किंग मिलती है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं खासकर उनको इस बारे में सोचना होगा कि MCQ में किसी भी गलत ऑप्शन को टिक करने की बड़ी सजा है। आपने कुछ भी सही किया होगा तो आपके वो नंबर जाएगा, उसके अलावा -2 भी मिलने वाला है, यानी पार्शियल मार्किंग है इसके अंदर। अगर आप किसी MCQ को अटेम्प्ट करते हो और उसके अंदर आपको लग रहा है कि मुझे इसमें से एक ऑप्शन कंफर्म पता है कि ये सही है, तो आप उसे टिक कीजिए। ऐसा कोई भी ऑप्शन मत टिक कर देना जो गलत होगा, इसकी वजह से दिक्कत आ जाएगी। तो कहने वाला एक सेगमेंट है, ये पैटर्न पहले से ही है, और एक इंटीजर टाइप ग्रुप है। तो 4 सेगमेंट्स के अंदर आप देखेंगे तो इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव नहीं मार्किंग वाले तो एक स्टेम क्वेश्चन यानी पेयर ऑफ क्वेश्चन है जिसके अंदर डेसिमल में आंसर आ रहे हैं, और एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जिसका आंसर इंटीजर में आ रहे हैं। ये पेपर 1 के अंदर इस तरह का पैटर्न रहा। पेपर 2 में भी ऐसे 4 सेगमेंट्स थे, और उन 4 सेगमेंट्स में 6 मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, जिसमें फिर वही 4 एंड -2 का सिस्टम है, और पार्शियल मार्किंग इसके अंदर भी है। और स्टेम क्वेश्चंस जैसे 3 स्टेम क्वेश्चंस इसमें थे, यानी टोटल 3 × 2 6 क्वेश्चंस थे, हर क्वेश्चन के 2 ही नंबर थे। इसी तरीके से इसमें भी 3 × 2 ऐसे करके टोटल 6 क्वेश्चन स्टेम क्वेश्चंस का पेयर था। 2 डेसिमल तक के इसके अंदर आंसर आ सकते थे। 2 पैराग्राफ के क्वेश्चन थे, हर पैराग्राफ के अंदर 2-2 क्वेश्चन थे, ओवरऑल 4 क्वेश्चन इसके अंदर हो गए। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में यहाँ पर सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, जिसमें
3 और -1, यानी आपको अगर सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे कैटेगरी में देखोगे तो ये 4 क्वेश्चन ये हो गए और इस तरह के 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए जिसमें आपको 3 और -1 का कैटेगरी मिलेगा। और एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन जैसे पहले भी थे वैसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन 4 और 0 की मार्किंग के साथ हैं। तो बेसिकली ये पेपर के अंदर जो पैटर्न है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया, जिसमें से नई चीज़ एक स्टेम क्वेश्चन की आई है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन पैराग्राफ पहले भी रहे और खासकर एमसीक्यू वाला जो सेगमेंट है रिलेटिवली थोड़ा टफ पड़ता है माइनस मार्किंग की वजह से, तो कि ध्यान से करना चाहिए। डेसिमल वाले भी 2 तरह, इंटीजर भी 2 तरह के इन्होंने पूछ लिए। जो स्टेम क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन थे वो 2 डेसिमल तक के आंसर के हैं और सिंपल इंटीजर वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें उन्होंने लिखा था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं हमारे, तो वैसे ही सारे जवाब भी थे। फिर मैं इन पेपर को अगर डिवाइड कर देता हूँ 11th और 12th की पोर्शन में, तो मैंने क्या किया है कि जो 11th क्लास के टॉपिक है मैंने उसको इस तरह से कैटेगराइज किया ताकि क्लियर हो जाए कि हम किसको 11th पे शामिल कर रहे हैं। मैंने यूनिट और एरर वाले सेगमेंट को 11th में काउंट किया है। ग्रेविटेशन, मैकेनिक्स के भी 4 डिवीजन किए मैंने। काइनेमेटिक्स वाला सेगमेंट, न्यूटन्स लॉ फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, आरबीडी, और ऑसिलेशंस के अंदर एसएचएम, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, थर्मोडायनेमिक्स का सेगमेंट, और एक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में फ्लूइड, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, ये 11th में शामिल किए। 12th वाले में मैंने शामिल किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, कैपेसिटर, ईएमएफ, मैग्नेटिज्म वाला सेगमेंट, एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, अल्टरनेटिंग करंट। अब हम देखते हैं कि पेपर में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे वो किस तरह से टॉपिक वाइज बटे हुए थे। तो 11th क्लास के टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन का एक मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया था और एक हमारे पास वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो एक तरह से एक्सपेरिमेंट और एरर से संबंधित ये 2 क्वेश्चंस इस कैटेगरी के हैं। आप देखोगे एग्जाम के अंदर ये आईआईटी की फेवरेट में से काउंट होता है, यानी कि बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा इस पर ध्यान दें। वो ग्रेविटेशन का एक डबल स्टार वाला क्वेश्चन था जिसके अंदर ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जिसमें टाइम पीरियड के कैलकुलेशन के बारे में बात की गई थी। मैकेनिक्स वाले सेगमेंट में देखेंगे तो आप काइनेमेटिक्स में एक भी सवाल नहीं आया, न्यूटन्स लॉ फ्रिक्शन पर एक्सक्लूसिव कोई सवाल नहीं आया, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन पर एक्सक्लूसिवली कोई सवाल नहीं आया। सेंटर ऑफ मास और आरबीडी वाला जो सेगमेंट है अगर आप इसको देखेंगे तो इस वाले सेगमेंट में क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे हुए हैं। टोटल अगर मैं क्वेश्चन काउंट करूंगा अभी तो ये 3 क्वेश्चन, एक तो यूनिट डायमेंशन पे 2 क्वेश्चन चले गए, एक ग्रेविटेशन में गया है। यहाँ पर देखेंगे तो एक इक्विलिब्रियम पे टॉर्क वाला जो क्वेश्चन होता है वो आ रखा है। एक एंगुलर मोमेंटम और इम्पल्स का एक सिंपल सा स्टेम क्वेश्चन था जिसमें 2 क्वेश्चन थे, और एक प्रोजेक्टाइल मोशन और सेंटर ऑफ मास को कंबाइन करके एक स्टेम क्वेश्चन जिसमें 2 पेयर ऑफ क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चंस रहते हैं, और एक प्योर रोलिंग का क्वेश्चन था, एक सिंपल टॉर्क की डेफिनेशन और एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन का क्वेश्चन था, और एक आप देख रहे हैं कि आरबीडी वाले टॉपिक में पिछले कुछ वर्षों से ये 2-2 एक्सिस के अबाउट रोटेशन के सवाल आ रहे हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन का पॉइंट अगर ध्यान दें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे संबंधित थोड़े और सवाल की वो प्रैक्टिस करें। तो एक क्वेश्चन इसके संबंध में आया है। तो ये मैकेनिक्स वाले सेगमेंट में आप देखेंगे तो अधिकतर ये आरबीडी वाले सेगमेंट में चले गए। आरबीडी वाले सेगमेंट में अगर आप क्वेश्चंस की काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 5 6 7 8 क्वेश्चन मैकेनिक्स के सेगमेंट में से सिर्फ इसी टॉपिक में आ गया है। फिर हम ऑसिलेशन वाला एक सेगमेंट देखते हैं तो इस ऑसिलेशन वाले सेगमेंट में एसएचएम से एक्सक्लूसिवली कोई सवाल नहीं आया, स्ट्रिंग वेव का एक्सक्लूसिवली कोई सवाल नहीं आया। एक डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आया जिसमें वो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट है, रेजोनेंस की कंडीशन और ऑर्गन ट्यूब कह सकते हैं आप, डॉपलर एंड ऑर्गन ट्यूब, डॉपलर और ऑर्गन ट्यूब को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा, अच्छा सवाल था ये। और थर्मोडायनेमिक्स के सेगमेंट में जाएंगे तो आपके पास में एक हीट ट्रांसफ़र के क्वेश्चन आया था। हीट ट्रांसफ़र के संबंध में जो रेडिएशन का क्वेश्चन होता है वही उस पर कूलिंग टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था सीधा। और केटीजी थर्मल एक्सपेंशन कैलोरीमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। केटीजी और फर्स्ट लॉ के अंदर एक पैराग्राफ आया था जो इस तरह का, ये किस्मत की बात है कि ये पैराग्राफ का जो क्वेश्चन था हमने क्लास में करवा रखा था और एक बच्चे ने तुरंत मुझे जवाब भी दिया कि सर सेम क्लास का ही क्वेश्चन आपने
जो पढ़ाया था सेम वही क्वेश्चन आ गया, यानी एक तरह से वो 2 क्वेश्चन का एक पेयर था। एक पीवी डायग्राम का सवाल था इजी, ये भी क्लास का ही एग्जाम्पल, ये पीवी डायग्राम हम क्लास में बनवाते हैं, यानी ये इजी वाला मैं मान लूँगा, अगर जो बच्चा सिंसियर बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा है उसको निश्चित तौर पे दिक्कत नहीं आई होगी। फिर यानी थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन अगर काउंट करोगे तो आपके पास में एक हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन आ गया है, कैलोरीमेट्री थर्मल एक्सपांशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, पैराग्राफ के 2 क्वेश्चन हो गए, तो 1 और 2 3 और एक पीवी डायग्राम का 4, ऐसे करके टोटल 4 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के सेगमेंट में से आ गए हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले पार्ट को अगर हम डिवाइड करें तो सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी फ्लूइड स्टैटिक्स वाला जो पार्ट है, फ्लूइड डायनामिक्स का कोई भी सवाल नहीं है, फ्लूइड स्टैटिक्स के ही 3 क्वेश्चन आ गए हैं, सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह से ये जो कैटेगरी मैंने 11th की डिवाइड करी है, इसमें आप देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन मर्ज हो रहे हैं। अगर किसी ने आरबीडी सेंटर ऑफ मास वाला सेगमेंट कर रखा है और थर्मोडायनेमिक्स वाला सेगमेंट कर रखा है, उस बच्चे के लिए तो बहुत सारे सवाल हो गए इसके अंदर। ओवरऑल टोटल काउंट करूंगा तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 आ रहे हैं 11th क्लास के अंदर, जिन टॉपिक को मैंने 11th में शामिल किया है। कुछ हम यहाँ पढ़ाई के दौरान जैसे ग्रेविटेशन को हम 12th में पढ़ा देते हैं और ऐसे ही ट्रांसफ़र को भी पढ़ा देते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस की संख्या में फ़र्क लग जाएगा। पर ओवरऑल जो एनसीईआरटी के हिसाब से जिनको 11th का टॉपिक माना गया उसमें टोटल 19 क्वेश्चंस आए, यानी कि एक पूरा पेपर 11th के करस्पॉन्डिंग है, टॉपिक के करस्पॉन्डिंग, और उतने ही क्वेश्चन फिर 12th वाले सेगमेंट में भी आ रहे हैं। जब हम 12th वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस का डबल माने डेसिमल मार्क का इंटीजर टाइप का स्टेम क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन का पेयर रहता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का फेवरेट है इंस्ट्रूमेंट का सवाल, तो एक इंस्ट्रूमेंट का सवाल आया था। कैपेसिटर का भी एक स्टेम क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन हो गए। स्टेडी स्टेट से संबंधित जो चार्जिंग के बारे में होता है अपन जानते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के संबंध में अगर हम देखेंगे, फील्ड और फोर्स के संबंध में, तो एक मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन के मामले में बात था। मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ था ये सवाल। और एक चार्ज वाला जो सवाल था, जो सिंपल रेडियस, जो अलग अलग चार्जेस के लिए सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस वाला एक सवाल रहता है, नॉर्मली क्लास में करवाया जाता है, वही एक क्वेश्चन था। ईएमआई वाले सेगमेंट में एक पैराग्राफ आया था जो कि बिल्कुल बेसिक था। पैराग्राफ से संबंधित मैग्नेट माने एक मैग्नेट और एक लूप से जो इंडक्शन का केस होता है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। ईएमआई और कैपेसिटर को मिक्स करके एक सवाल दिया था। इस तरह से ईएमआई के टोटल 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी आप देखोगे आईआईटी के फेवरेट में जाता है प्रिज्म, लेंस और टीआईआर, तो उसके करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी 3 क्वेश्चन आए थे। वेव ऑप्टिक्स में से हम देखेंगे कि इस बार कोई भी सवाल वेव ऑप्टिक्स में से नहीं था। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो एनर्जी वाला डेल्टा एम सी स्क्वायर का एक हम क्वेश्चन करते हैं अल्फा डीके वगैरह में, डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल के एनर्जी के डिवीजन, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। एक रेडियो एक्टिविटी का जो सवाल होता है सिंपल, जो हम जानते हैं हाफ लाइफ वाले जो क्वेश्चन थे, तो हाफ लाइफ से रिलेटेड एक सीधा सीधा सवाल आया था। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बिल्कुल बेसिक जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो बेसिक फार्मूला उस पर बेस्ड, बोर मॉडल की जो बेसिक बात है उस पर एक सवाल आया था। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर एक कैपेसिटर और रजिस्टर वाला सर्किट जो था उस पर एक सिंपल क्वेश्चन आया था। एक स्टेम क्वेश्चन था, यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ पेयर वाइज थे। तो ओवरऑल ये हम देखेंगे तो लगभग 12th के हर टॉपिक में ही कुछ सवाल पूछ लिया गया है। ये थोड़ा सा इवन डिस्ट्रीब्यूशन सा लग रहा है कि ये, हालांकि जो स्टेम क्वेश्चन होता है मैं उसको, हालांकि कहने के लिए वो 2 क्वेश्चन है पर मैं उसको एक ही मानता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 ही नंबर दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन के टोटल 4 नंबर है, माइनस मार्क नहीं मिलता है, डेसिमल में नंबर मिल रहा है, तो वो ईजी थे वैसे कैटेगरी वाइज देखोगे तो 2 क्वेश्चन इसके और ऐसे देखेंगे तो ओवरऑल सबके हैं। यहाँ पर एक वेव ऑप्टिक्स वाला जो क्वेश्चन है सेगमेंट है वो छूट रहा है, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये बेसिक 11th और 12th के क्वेश्चंस के कैटेगरी के बारे में बात हो गई। हमने इसको हमारे हिसाब से इसको अरेंज भी कर दिया है मैंने कि भी अलग अलग टॉपिक में इसको डिवाइड किया है, थोड़ा सा एक टेबल बना दिया गया है। और फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो
ये इसी तरह से 11th के टॉपिक के हिसाब से इसको डिवाइड कर रखा है कुछ, मैंने जो मैंने वहाँ लिखा वही थी, अलग अलग परसेंटेज वाइज कितना वेटेज है इसके परसेंटेज निकाल के दिए हैं, इतने क्वेश्चंस हैं, इतने नंबर हैं, तो ओवरऑल मार्क्स का क्या परसेंटेज बैठ रहा है, ये एक चार्ट बनाया है। और ये हमने रेजोनेंस के अंदर जो पढ़ाते हैं उसके हिसाब से मैंने कहा कि जैसे हम हीट ट्रांसफ़र, ग्रेविटेशन 12th वाले सेगमेंट में पढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से ये 21 हो गए इधर और 17 इधर हो गए। वैसे वो उनको इधर शामिल करेंगे तो दोनों 19 है, लगभग मैं मानूंगा कि 50% ही मान लीजिए आप इसे। और अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी लेवल एक रिलेटिव क्वांटिटी है, यानी मेरे हिसाब से क्या है, आप अलग अलग बच्चों को अलग अलग टॉपिक के कॉन्फिडेंस के हिसाब से अलग अलग होगा, थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी और कुछ नएपन के हिसाब से हम मान सकते हैं लगभग अच्छा फेयर डिवीजन है कि टोटल जो क्वेश्चन है 38 क्वेश्चंस हैं, 38 में से लगभग 10 इजी क्वेश्चन, 10 से 11 इजी क्वेश्चन हो गए, 10 से 11 टफ हो गए, बाकी मीडियम टाइप के क्वेश्चंस हैं। और मैं ये कहूँगा कि फिजिक्स के क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, बिल्कुल लेक्चर बेस्ड थे, मतलब कुछ ज़्यादा अलग से नहीं सोचना था। एक दो क्वेश्चन थे जिसके अंदर आप देख करके आपको ऐसा लगेगा कि शायद मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें, पर उस तरह के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, उससे मिलते जुलते जानते हैं थोड़ा सा, मतलब अगर कोई कॉन्फिडेंस रखता है तो आगे बढ़ेगा तो उससे हो जाएंगे। तो ओवरऑल हमने डिफ़िकल्टी लेवल को ऐसे 3 कैटेगरी दे रखी है, इजी लेवल को हमने 1 मान रखा है, मीडियम लेवल को हमने 2 मान रखा है और टफ लेवल को हमने 3 मान रखा है। तो एक तरह से देख लीजिए कि आप लगभग इजी लेवल के जितने सवाल हैं उतनी टफ लेवल के सवाल हैं, तो एवरेज आउट होकर के वो मीडियम में काउंट हो गया। तो ओवरऑल मीडियम कैटेगरी का पेपर हम बता सकते हैं। और जो बच्चे फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं, हर बार आईआईटी का पैटर्न वैसे तो कोई फिक्स नहीं रहता है, रैंडमनेस इसमें रहती है, पर इस एनालिसिस से मैं चाहूँगा शायद आपको कुछ फ़ायदा हो। मैं चाहूँगा कि आप अपना अच्छा आने वाला वर्ष अच्छे से मेहनत करें, जिसकी किसी एग्ज़ाम में कुछ कमी रह गई हो, जिनको इसमें दिशा लेनी चाहते हैं वो रेजोनेंस ज्वाइन करें। बेस्ट ऑफ लक।